टू गेजन सक्सेस पॉइंट। और आज स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इस चैप्टर का आज हमारा ये 3rd लेक्चर है। इसमें हम आज करने वाले हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर जो हमारे लास्ट पार्ट है इसका अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है वो भी स्टडी करेंगे। कन्वेंशन कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी स्टडी करेंगे? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये 3 जो कन्वेंशन है इनको स्टडी करेंगे, इनके डिफरेंस को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि अकाउंटिंग जो कन्वेंशन होती है वो क्या होती है। तो ये जो इनको परिपाटियाँ बोलते हैं हिंदी में। एक लेखांकन परिपाटी को ऐसी परंपरा, कस्टम या ऐसी प्रणाली, प्रैक्टिस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे जो अकाउंटेंट है उनके द्वारा सर्वमान्य रूप से स्वीकृत किया गया हो कि हाँ ये जो तरीका है, ये कस्टम है वो ठीक है, जिसके द्वारा अकाउंट्स तैयार किए जा सकते हैं या अकाउंट्स बनाते वक्त इन कस्टम को यूज़ करना चाहिए। ये जो है सबकी सहमति से अपनाए गए हैं। ये नहीं है कि कोई 1-2 अकाउंटेंट के कहने से, सबकी सहमति से अपनाए गए हैं। और ये क्या बन गया? लेखांकन की जो ये कन्वेंशन बन गई है हमारी। और अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमने पहले कंसेप्ट की है, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों के डिफरेंस करने से हमें पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन अलग अलग है तो कैसे है। तो सबसे पहले इसके डिफरेंस को करते हैं। ये हमारा जो डिफरेंस दे रखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और ये दे रखा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो सबसे पहला है लीगल पोजीशन। ये थोड़ा सा धुंधला आया हुआ है। लीगल पोजीशन क्या है? जो कॉन्सेप्ट होती है, लेखांकन अवधारणाएं कानून द्वारा स्वीकृत होती है। किसके द्वारा होती है? कानून के द्वारा। और जो हमारी कन्वेंशन परिपाटियाँ होती है वो दिशा निर्देश होती है, जो परंपरा या जो प्रचलन या यूजेज है या उन पे सामान्य सहमति पर आधारित होती है। ये कानून के द्वारा है तो इसका मतलब ये सहमति पर होगी, यानी कानून के द्वारा नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो 2 चीज़ें, रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेखांकन अवधारणाएं वो मूलभूत मान्यताएं हैं जिनके आधार पर लेन देनों का लेखा किया जाता है, खाते बनाए जाते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से ही इनके आधार पर लेखा किया जाता है। और लेखांकन परिपाटियों का प्रयोग जो होता है लाभ हानि खाता तैयार करने और स्थिति विवरण बनाने में ही यूज होता है, रिकॉर्डिंग के लिए इनका यूज नहीं होता। सिग्निफिकेंस क्या है? ये सामान्य नियम है जिनका लेन देन के लेखांकन में सामान्य रूप से पालन किया जाना जरूरी है और होता है। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितनी अवधारणाएं हैं। इसके बाद है रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट। लेखांकन अवधारणाओं के पालन में व्यक्तिगत निर्णय और पक्षपात की कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये लिखे हुए हैं अवधारणाएं वैसे ही यूज करनी होती है। और परिपाटियों के पालन में व्यक्तिगत निर्णय का प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है 5th यूनिफॉर्म एडॉप्शन, समान रूप से लागू किया जाना। विभिन्न संस्थाओं में लेखांकन अवधारणाओं को तो सामान्य रूप से लागू किया जाता है, पर जो कन्वेंशन होती है वो भिन्न भिन्न संस्थाओं में लेखांकन परिपाटियों को समान रूप से लागू नहीं करती। तो ये देखिए हमने इसके अंदर डिफरेंस कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के बीच में। अब हम पढ़ते हैं इसकी कन्वेंशन कितने टाइप की है। जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा है कि 3 टाइप की कन्वेंशन जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली है हमारी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय के वित्तीय मामलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूर्ण रूप से प्रकट कर देनी चाहिए। प्रकटीकरण का नाम था ना, यानी कि कोई बात गुप्त नहीं रखनी। व्यवसाय से रिलेटेड जो भी बातें हैं उन सबको पूर्ण रूप से प्रकट कर देना चाहिए। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो सूचनाएं वित्तीय विवरण प्रयोग करने वाले पक्षकारों जैसे स्वामी हो गया, वर्तमान भावी लेनदार हो गए, विनियोजक हो गए, उनके लिए जो बातें या जो सूचनाएं महत्वपूर्ण है
वो पर्याप्त रूप से प्रकट होनी चाहिए, छुपानी नहीं है। ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि कंपनी अधिनियम में किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण सूचना प्रकट करने के बारे में प्रावधान तक बनाए गए हैं। इसके इम्पोर्टेंस का यहीं से पता चल जाता है। स्थिति विवरण और लाभ हानि खाते का प्रारूप और उसकी विषय सूची कंपनी अधिनियम के द्वारा ही निर्धारित की गई है। जिन मदों और तथ्यों को वित्तीय विवरणों में शामिल तो नहीं करते, उन्हें स्थिति विवरण के नीचे लिख दिया जाता है। जिनको हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते हैं ना, उनको हम बैलेंस शीट के नीचे टिप्पणी में लिख देते हैं। कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनको टिप्पणी में लिखा जाता है? सबसे पहला मामला आता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो अभी फाइनल नहीं हुई है कि उसको हमें पे करना है या नहीं करना है, इसलिए इसको संभावित वर्ड दिया कॉन्टीजेंट। जैसे कि कंपनी के विरुद्ध किसी बड़ी राशि का दावा जो किसी न्यायालय में चल रहा है, किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो उसे वित्तीय विवरण प्रयोग करने वालों की जानकारी में लाना जरूरी है, अन्यथा क्या होगा? भ्रम पैदा हो जाएगा। सेकंड हमारा, यदि स्टॉक के मूल्यांकन की विधि में या ह्रास लगाने की विधि में या जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है उसके तरीके में कोई परिवर्तन आपने किया है, वो भी प्रकट करना जरूरी है टिप्पणी में। या जो आपके इन्वेस्टमेंट है उनकी वैल्यू कितनी है, बाजार मूल्य क्या, उसको भी लिखना जरूरी है। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि कोई भी तथ्य छुपाना नहीं है। जो भी तथ्य या सूचनाएं जो इम्पोर्टेंट है चाहे ना हो, सबको आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। सेकंड आती है कन्वेंशन हमारी मैटेरियलिटी की, सारता जिसको कहते हैं। ये परिपाटी जो है फुल डिस्क्लोजर की जो कन्वेंशन अभी हमने पढ़ी है उसकी अपवाद है, उससे अपोजिट कह सकते हो। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऐसी मदें जो बिल्कुल महत्वहीन है, जो बहुत ही कम महत्व की है या उनका कोई महत्व नहीं है और वित्तीय विवरणों के प्रयोग करने वालों के लिए असंगत है या उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि ऐसी आइटम जो या तो महत्व की ही ना हो या फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं उनके लिए कोई उनका तुक ही ना हो, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं हो, तो ऐसी सारहीन मदों को या तो बिल्कुल ही छोड़ दो या फिर इन्हें दूसरी मदों के अंदर मिला देना चाहिए। तो ये हमारी जो सारता की परिपाटी है वो जो अभी हमने फुल डिस्क्लोजर की परिपाटी की थी इससे बिल्कुल अपोजिट है या अपवाद कह सकती है। थर्ड हमारी आती है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, यानी कि सतर्कता रूढ़िवादिता की परिपाटी। देखो एक रूढ़िवादिता क्या होती है? जो चलन पीछे से चला आ रहा है उसी को ही फॉलो करना, उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। सतर्कता का मतलब है कि भविष्य के प्रति आपको अलर्ट होके रहना है। तो अब देखो इसमें पढ़ते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार भविष्य में होने वाली समस्त संभावित है हानियों के लेखे के लिए तो पहले से ही व्यवस्था कर ली जाती है, पर जो संभावित लाभ होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। यानी कि फ्यूचर में कोई ऐसी हानि होने की संभावना है तो उसका तो प्रबंध पहले ही कर लिया जाता है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई लाभ होता है तो उसके बारे में कोई गौर नहीं की जाती, उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सतर्कता सिद्धांत का आशय सुरक्षा और सावधानी की नीति अपनाने से है। इस सिद्धांत के अनुसार, सतर्कता के सिद्धांत के अनुसार सभी ज्ञात दायित्व और हानियों के लिए प्रावधान बना लेना चाहिए, बेशक ऐसी हानियों की राशि का हम चाहे सही अनुमान लगा सके या नहीं लगा सके। इसी प्रकार जब किसी लेन देन का लेखांकन करने की कई वैकल्पिक पद्धतियां हो तो जिस पद्धति का लाभ और पूंजी पर सबसे कम अनुकूल प्रभाव पड़ता हो तो उससे हमें अपनाना चाहिए। तो इसके आपको एग्जाम्पल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सतर्कता की परिपाटी हमारी ये बताती है कि कोई भी अगर फ्यूचर में हानि होती है तो उसका पहले से ही प्रबंध कर लेना चाहिए ताकि उस हानि से हम बच सके, और अगर लाभ हो रहे हैं फ्यूचर में तो उसके लिए आपको कोई प्रबंध करने की ज़रूरत नहीं है। लाभ होंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे, पर फ्यूचर में होने वाली हानि से बचना जरूरी है। तो इसे हम सतर्कता की परिपाटी या कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट,
ये जो लेक्चर है वो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत।